फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन हम आगे लेके चलते हैं। मिहिर वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिहिर, गुड मॉर्निंग, 18 स्वदेश पे स्वागत है। मिहिर, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आजकल आप डेटा, मतलब ऑब्वियसली आपका रोल ऐसा है कि आप डेटा बहुत खंगालते रहते हैं अपनी टीम के साथ। इस समय बाजार के कौन से डेटा पर आपकी नज़र है जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या इंडियन मार्केट्स में बॉटम बन रहा है? क्या बैड न्यूज़ इन्फ्लेशन को लेके, महंगाई को लेके, ग्रोथ स्लोडाउन को लेके प्राइसिंग होना शुरू हो गई है? कुछ शेयर करें, आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं? नमस्कार, ऑलवेज अ प्लेजर। देखिए, अभी एक जो मैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देख रहा हूँ, वो ग्लोबल और लोकल यील्ड का जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उस पे काफी फोकस कर रहा हूँ। और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे काफी एसेट एलोकेशन के कॉल्स जो हैं वो डिटरमिन होते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रही हैं, उस तरह से ये लग रहा है कि जो यील्ड कर्व है वो ग्लोबली फ्लैटन हो रही है। सो हम अगर हमारा 1 ईयर बॉन्ड यील्ड देखें और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखें, दोनों 7.5% पे है। और टिपिकली नॉर्मली शॉर्ट टर्म रेट्स नीचे रहते हैं और लॉन्ग टर्म रेट्स ऊपर रहते हैं। ये फ्लैटनिंग ऑफ द यील्ड कर्व जो होती है, वो यूएस में भी हमने देखी है। यूएस में तो इनफैक्ट इन्वर्ट हो गई है, शॉर्ट टर्म रेट्स बहुत बढ़ गए हैं और लॉन्ग टर्म रेट्स नीचे हैं। उसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ये ट्राई कर रही है कि जो ग्रोथ रेट है उसको स्लो करें, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। और दैट टिपिकली अर्निंग्स पे उस भी काफी उसकी इम्पैक्ट होती है। तो ये एक जो इन्वर्जन ऑफ द यील्ड कर्व जो यूएस में हुआ है और इंडिया में जो फ्लैटनिंग ऑफ द यील्ड कर्व है, वो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। मुझे लगता है कि अगर ये और इन्वर्ट हुआ या शॉर्ट टर्म रेट्स और ऊपर गए, तो ये इक्विटीज के लिए नेगेटिव रहेगा। ये तो अभी आपका कॉशियस आउटलुक है क्या इंडियन मार्केट के ऊपर, और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप पे जो ऑलरेडी इतने ब्रूटल करेक्शन के द्वारा घूम रह चुके हैं? आप वहां ओवरऑल अभी कॉशियस रहेंगे? हाँ, बिल्कुल। जब अनसर्टेनिटी रहती है तो ऑब्वियसली लार्ज कैप्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। ये तो एक लॉजिक है। दूसरा ये भी लॉजिक है कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में हमने देखा है कि लेवरेजिंग ज्यादा होती है। बोरोइंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द बॉटम लाइन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें, तो वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा होती है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को ज्यादा हर्ट करती है। इसलिए जब अनसर्टेनिटी रहती है, वॉलेटिलिटी रहती है, खास करके इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के साथ, तो लार्ज कैप्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। मिहिर, तो लार्ज कैप्स अगर प्रेफर करते हैं, और अब क्योंकि अब Q4 पर भी नज़र होगी, आगे डोमेस्टिक ट्रिगर्स पर अब एक्चुअली नज़र होगी, क्योंकि लार्जली मैक्रो फैक्टर्स तो बाजार एडजस्ट कर चुका है और उन पर रेजिलेंट भी है। हम देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स भी, चाहे आप यूएस मार्केट्स की भी बात करें तो। लेकिन अब बड़े ट्रिगर्स डोमेस्टिक फ्रंट पर क्या होंगे? कॉर्पोरेट अर्निंग्स को कैसे एनालाइज करना, एनालाइज करना इज नॉट द राइट वर्ड। कॉर्पोरेट अर्निंग्स से क्या इस वक्त एक्सपेक्टेशन हो सकती है Q4 के लिए? उसे कैसे, किस लाइट में देखना चाहिए? सो FY23 के जो अर्निंग्स हैं वो आफ्टर द सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स, उसमें थोड़ा सा फर्क आया है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो मुझे ये लगता है कि FY23 के अर्निंग्स हैं वो तो चलो मोरलेस हमको पता है। लेकिन FY24 के जो अर्निंग्स हैं, वो अभी डिपेंड करेंगे कि डोमेस्टिक कंजम्पशन किस तरह से पैन आउट कर रहा है। दिसंबर तक लग रहा था कि काफी स्ट्रेंथ है डोमेस्टिक कंजम्पशन रिकवरी में, लेकिन इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट से लग रहा है कि शायद जो रूरल स्ट्रेंथ थी वो बरकरार रहेगी शायद, लेकिन अर्बन जो है उसमें शायद थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है। टू अर्ली टू से, बट ये एक डेटा पॉइंट है जिससे मेरे ख्याल से FY24 के अर्निंग्स में इंपैक्ट आएगा। एज ऑफ नाउ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के अर्निंग्स करीबन 15%, 15% तक ग्रो करेंगे। मीर, GQG के राजीव जैन ने अडानी ग्रुप में 15,000 करोड़ रुपए डाला है। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आप इसके अंदर खरीदारी करना चाहते हैं कि नहीं, और आप हो सकता बताए भी ना, कंप्लायंस की वजह से आप शेयर्स भी नहीं बताएंगे। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये टर्मोइल, ये जो आंधी तूफान आया था, ये थम गया है? देखिए, ओवरऑल हम बाजार देखें तो अभी भी हम 17,600, 700, 800 के लेवल्स पे हैं। तो इंडिया का जो करेक्शन है वो पीक से कुछ खास हुआ नहीं है। तो वो तो बाजार की रेजिलियंस को दिखा ही रहा है। इससे ज्यादा हम क्या डिस्कस करें।
ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में कौन से सेक्टर में आपको अर्निंग्स रिस्क्स नजर आते हैं, जो हमने थर्ड क्वार्टर नंबर्स देखे उसके बाद, जहां पे अभी बाजार नहीं मान के चल रहा है, एनालिस्ट ने ट्रिम डाउन नहीं किया अर्निंग एस्टिमेट्स, लेकिन गुंजाइश है, जो कि वहीं सबसे ज़्यादा फॉल भी आएगी क्योंकि भाव में भी नहीं आया होगा वो, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। सो रिस्क मैं कहूंगा कि ग्लोबल लिंक सेक्टर्स में ज्यादा है। उसमें एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मेटल्स वाला जो पैक है, उसमें रिस्क आ सकता है अगर ग्लोबल स्लोडाउन बरकरार रहता है। और आईटी भी उससे उसके साथ लिंक्ड है। सो मुझे नहीं लगता कि आईटी कंपनीज के रिजल्ट मार्च क्वार्टर के लिए कुछ खराब आएंगे। लेकिन गाइडेंस कैसी है और उनकी ऑर्डर बुक कैसे ग्रो करती है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द फ्यूचर। तो मेरे ख्याल से ग्लोबली लिंक सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी, फार्मा, एनर्जी एंड मेटल्स, इसमें रिस्क आ सकती है। जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उसमें रिस्क आ सकती है अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस में जिस तरह का हम क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं, वो अगर स्लो डाउन होता है तो अर्निंग्स कट हो सकते हैं, वरना मुझे इतना रिस्क नहीं लगता। ओके, ऑलराइट। तो ऐसे में हीरा, कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर अब भी आपका एक न्यूट्रल या फिर एक नेगेटिव व्यू होगा? क्या अब भी आप ग्रोथ स्टॉक्स, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तब आप ग्रोथ स्टॉक्स से अवॉइड करना चाह रहे थे, अब भी क्या ग्रोथ स्टॉक्स पर वही व्यू रहेगा? और कौन से व्यू, कॉशियस नजरिया और किन किन स्पेसेस पर रहेगा? देखिए, हम ग्रोथ स्टॉक्स को अवॉइड नहीं करते हैं। ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस हमारा फिलॉसफी है। सो जो ग्रोथ एट एनी प्राइस है, जो बहुत ही हाई प्राइस हो चुके थे स्टॉक्स, वो हम अवॉइड करते हैं। बट अगर सेम स्टॉक्स विद द सेम अर्निंग्स ग्रोथ अगर हमें करेक्शन में चीप मिलते हैं तो हम डेफिनेटली उनको प्रेफर करेंगे परचेज करना। बिकॉज कंपनीज तो अच्छी है, वैल्यूएशंस हमें पसंद नहीं थे काफी सारे केसेस में। बट अगर रीजनेबल वैल्यूएशंस आती हैं तो हमारी जो ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस वाली फिलोसॉफी है, उसमें हम डेफिनेटली ग्रोथ स्टॉक्स भी देखते हैं एट अ प्राइस। तो मेरे ख्याल से ये फिलोसॉफी इंडिया की जैसी ग्रोथ मार्केट के लिए ठीक रहती है, एज लॉन्ग एज यू अवॉइड बाइंग वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक दैट फिलोसॉफी वर्क्स। वो फिलोसॉफी के लॉजिक में जहां रीजनेबल वैल्यूएशन भी हमें दिखे और ग्रोथ भी हमें दिखे, उसमें मोस्टली एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, जैसे कि इंडस्ट्रियल्स में काफी सारी जो अच्छी कंपनीज हैं उसके भी वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव नहीं है। तो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं डोमेस्टिक में। इनफैक्ट एफएमसीजी भी अगर देखें तो कंपेयर टू देयर ओन हिस्ट्री, वैल्यूएशंस अभी थोड़े रीजनेबल होने लगे हैं। तो ये सारे जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उसमें हमें ग्रोथ में अच्छे वैल्यूएशंस दिख रहे हैं। मीर, अभी हम थोड़ा टेक्निकल वालों से पता कर रहे थे कि मेटल्स पर आपका आउटलुक क्या है। उनका थोड़ा असेसमेंट अभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि मेटल्स काफ़ी वॉलेटाइल हैं। एक बार आप असेस कर सकते हैं कि मेटल्स पर आपका व्यू पॉइंट क्या है। सामने सर दो चीज़ें खड़ी हैं। एक तो ये है कि चाइना की रीओपनिंग हो रही है, जो काफ़ी हद तक मार्केट ने शायद डिस्काउंट भी की हुई है। हम तो एक ही महीने से बात बोल रहे हैं, एक महीने में तो बाजार बहुत कुछ डिस्काउंट कर लेता, आप भी जानती हैं। दूसरा सर, अभी थोड़ा प्राइसिंग वाला कंफर्ट नहीं आ रहा। तो ये जरा दोनों तीनों चीज़ों को, और अगर कोई और लॉजिक आपके पास भी तो आप जरा जोड़ के जरा बताइए, मेटल्स में करना क्या चाहिए? मेटल्स में जैसे मैंने कहा, ग्लोबल व्यू ज्यादा मायने रखता है। जो लोकल इकोनॉमी का व्यू है वो कम मायने रखता है। और ग्लोबल व्यू हमारा ये है कि स्लो डाउन बरकरार रहेगा। यूएस में भी जो जिस तरह से रेट्स की बढ़ोतरी हो रही है, फेडरल रिजर्व के हॉकिश कमेंट्स दिए हैं, तो स्लो डाउन तो जनरेट करेंगे ही वो। और चाइना का भी जो रीओपनिंग हुआ है उसका, जैसे आपने कहा, प्ले काफी हद तक हो चुका है। तो मेरे ख्याल से मेटल्स में ओवरऑल इतनी तेजी नहीं लग रही है इन द मीडियम टर्म। फिर अभी मिस्टर कामाकोड़ी, सिटी यूनियन बैंक के मैनेजमेंट आपके आने से पहले हमसे बात कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहले पूरे बैंकिंग सेक्टर में आके बाजार में ये बात कही कि हमारी जो ग्रोथ है, शायद जो हमने पहले उम्मीद की थी उतनी नहीं हो पाएगी। और बाजार ने काफ़ी ज़्यादा डीरेट कर दिया, स्टॉक को पनिश भी किया। लेकिन ये बात होने के बाद, ये थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स के रिजल्ट्स की बात है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये स्ट्रीट में बातें आ रही हैं कि शायद क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्री में, बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ अब 17-18% जो हमने फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जनवरी तक देखी थी, वो शायद उतनी सस्टेन न करे फुल ईयर बेसिस पे। कामत साहब ने तो कहा 12-13% के आसपास सस्टेन करनी चाहिए क्योंकि बेस ही बड़ा हो गया है। और उधर एनआईएम प्रेशर्स की बात आ रही है
क्या आपको लगता है कि बेस्ट ऑफ ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ और बेस्ट ऑफ NIMs बैंकिंग सेक्टर में अब हमारे पीछे हैं यहाँ से? आई डोंट थिंक सो, लेकिन मैं कहूंगा कि हर बैंक को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। जो लार्ज कॉर्पोरेट्स पे डिपेंड करेंगी बैंक्स ग्रोथ के लिए, वो ग्रोथ का प्रॉब्लम्स फेस कर सकती है, बट जो छोटी रिटेल काइंड ऑफ लेंडिंग कर रही हैं, उसमें अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है। तो रिटेल लेंडिंग का जो पेस है वो अभी भी काफी बरकरार है। सो जो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का फोकस रिटेल और होम लोन्स में ही है, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है। मेरे ख्याल से बैंकिंग सिस्टम में जो बड़ा वेरिएबल हमें मॉनिटर करना है, वो ये इंटरेस्ट रेट्स का यील्ड कर्व जो है वो कैसे बिहेव करता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि जिस तरह से यील्ड कर्व फ्लैट हो चुका है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स दोनों ही 7.5% पे हैं, उससे बोरोइंग कॉस्ट और ओवरऑल कंज्यूमर बिहेवियर में इंपैक्ट आ सकती है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2-3 महीने में ये एक वेरिएबल है जो हमें मॉनिटर करना चाहिए। आपने एक और बात पूछी जो मार्जिन्स की बारे में आपने पूछा। मेरे ख्याल से मार्जिन्स में इतना इंपैक्ट नहीं आता है बैंक्स को। बैंक्स बड़ी स्मार्ट होती हैं, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो कहीं ना कहीं से अपना मार्जिन मेंटेन कर ही लेती हैं। तो अनलेस कोई ऐसा बड़ा शॉक आता है एक पॉइंट पे, तो ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन टिपिकली हमने देखा है कि मार्जिन्स का इंपैक्ट बहुत ही ग्रेजुअली होता है, बैंक्स नॉर्मली मैनेज कर लेती है। राइट, ऑल राइट मिहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। मिहिर वोरा, CIO मैक्स इंश्योरेंस कंपनी, हमसे बात कर रहे थे।